एनसीईआरटी का 10th क्लास का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है विच डील्स विद, जो डील करती है, किससे डील करती है, किन चीज़ों की स्टडी करती है, विच डील्स विद मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल, जो कि साइड यानी आर्म्स जो होती है, भुजाएं जो होती हैं, साइड्स एंड एंगल्स यानी साइड और एंगल का मेजरमेंट करती है, उनको नापने का काम करती है, उनको फाइंड करने का काम करेगी। एंड प्रॉब्लम्स अलाइड विद एंगल्स, और ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे हम, ऐसी प्रॉब्लम से डील करती है जिसमें एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों की स्टडी को क्या कहते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब देखिए क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, बेसिकली इसका मीनिंग क्या निकलता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग है, इसमें जो ये ग्रीक वर्ड होता है, ये किससे बना है, एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना होता है जी। ठीक है, एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना होता है, और देखिए क्या है, जिसमें 3 वर्ड हैं। पहला है ट्री, ठीक है, ट्राई, ट्राई का मतलब आप जानते ही हैं 3 होता है। ठीक, उसके बाद गोना, इसका मतलब होता है यहाँ पे साइड्स, गोना का मतलब क्या निकलता है यहाँ पे, साइड्स। और मेट्रॉन, तीसरा शब्द है मेट्रॉन, जिसका मतलब होता है, देखिए ट्राई इसका मतलब हुआ 3, गॉन का मतलब हुआ साइड्स, और मेट्रॉन इसका मतलब होता है आपका मेजरमेंट। तो ये 3 शब्दों से मिलकर बना होता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री यानी 3 साइड वाली जो शेप होती है जिसको हम ट्राइंगल कहते हैं, एंड साइड्स और मेजरमेंट। तो 3 साइड वाला एंगल, 3 साइड वाली जो शेप होती है उसको ट्राइंगल कहते हैं, उसकी साइड्स का मेजरमेंट जो किया जाता है, जिस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है, उसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए कुछ चीज़ें और जान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। अब आप ये तो जान गए कि भाई इसमें ट्राइंगल्स की स्टडी हम करने वाले हैं। अब देखिए ट्राइंगल्स भी कौन सा, तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप ट्राइंगल्स की स्टडी तो करेंगे, उसकी साइड, एक 1 साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, ये 3 साइड हो गए, उसकी स्टडी तो करने वाले हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है जो ट्राइंगल हो कैसा हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो। ट्राइंगल कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि उसमें एक एंगल जो होना चाहिए वो 90 डिग्री जरूर होना चाहिए, तभी वो ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हम उसकी स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि यानी कि ऐसे ट्राइंगल की स्टडी इसमें नहीं की जाती है जिसमें कोई राइट एंगल ना बना, 90 डिग्री का एंगल ना हो। ठीक, अब देखिए क्या होता है, मोस्टली हम लोगों के समझ में क्या आता है, हम लोग क्या समझते हैं ट्राइंगल के बेसिस पे कि भाई ये 90 डिग्री का एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसमें क्या होगा, ये आपका हो गया बेस, ये क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, और साथ ही साथ ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनियस। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा इसको लिखा करूँगा, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। तो देखिए हम लोगों को जो जनरली समझ में आता है वो ये आता है कि भाई ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या है हाइपोटेनियस है। ठीक है, ये इस तरह से। अब देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई हमेशा ये परपेंडिकुलर होगा, हमेशा ये बेस ही रहेगा, ये हमेशा हाइपोटेनियस ही रहेगा, कुछ चीज़ें चेंजेज है। सपोज करो मैं ये वाला एंगल ले रहा हूँ यहाँ पे, ये दिस वन एंगल मैं कंसीडर कर रहा हूँ थीटा। इसको मैंने क्या मान लिया, कोई एंगल है जिसका नाम मैंने दे दिया, अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं आप, थीटा, एल्फा, बीटा, गामा, फाई, कुछ भी दे सकते हैं। तो इसको मैंने थीटा नाम दे दिया। तो अब आपको ये ध्यान रखना है थीटा के सामने वाला, देखो 90 डिग्री वाले को तो लेना नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ देना। इसके अलावा जो 2 एंगल बचे तो दिस वन और दिस वन, 2 एंगल बच रहे हैं। इन 2 एंगल में से किसी एक को आप ले लीजिए, इसको लिया मैंने थीटा। तो आपको ध्यान रखना है जो थीटा के सामने वाली साइड होगी, थीटा के सामने वाली साइड वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और तो दूसरा साइड क्या बची, 2 परपेंडिकुलर साइड है, इसमें 2 साइड्स हैं जो कि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, यानी ये इस पे परपेंडिकुलर है और ये साइड इस पे परपेंडिकुलर है। तो 2 साइड परपेंडिकुलर हैं आपस में। तो आपको ध्यान रखना जब भी मैं थीटा की बात किया करूंगा तो ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली जो भी साइड होगी उसको आपको क्या कंसीडर करना है, उसको आपको लेना है परपेंडिकुलर। ठीक है, और दूसरी वाली साइड को क्या लेना है आपको, बेस। और हाइपोटेनियस तो आप जानते हैं 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होगा। क्यों, देखिए हम जानते हैं एक ट्राइंगल के तीनों कोण जो होते हैं, तीनों एंगल जो होते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसको मान लिया जैसे ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, तो ये एंगल ए है, बी है, सी है। तो तीनों एंगल का समेशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये हम सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन अब देखिए क्या हुआ, एंगल ए, ठीक है, ये हुआ आपका एंगल ए, ये वाला हो गया,
प्लस एंगल बी कितना है 90। तो कोई ना कोई एक एंगल राइट एंगल ट्राइंगल में 90 होना ही होना है, उसमें कुछ सोचना विचारना है ही नहीं। तो इस समय क्या समझ में आता है 180 माइनस 90, तो यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना 90। तो देखो क्या है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे तो ये एक एंगल तो 90 होना ही होना है, बाकी के दो एंगल जो बचे उनका टोटल समेशन कितना आना है, टोटल योग कितना आना है 90 आना है। तो यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके दोनों मिलके कितना होंगे 90 डिग्री होंगे। ठीक, अब इसमें क्या है भाई, दोनों मिलके 90 होंगे तो कोई सा भी एंगल 90 तो हो नहीं सकता भाई, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि ये 90 हो जाए और ये 0 हो जाए, तो नहीं कर सकते। ठीक है, फिर तो ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं होगा। इसको 0 कर दो, करने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, इसको 0 करने का मतलब है ये साइड ऐसे आ जाएगी स्ट्रेट। ठीक है, तो यानी फिर तो ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं होगा। तो यानी एक एंगल अगर 90 हो गया है तो बाकी के दो एंगल मिलके 90 होंगे। ठीक है, कोई सा भी एक 90 नहीं हो सकता। ठीक, अब इससे हमें क्या समझ में आता है, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90, ये दो एंगल मिलके 90 होंगे, यानी कि इनमें से कोई सा भी एंगल 90 के बराबर या 90 से बड़ा नहीं हो सकता है। इसका सीधा सा मतलब है एंगल ए और एंगल सी कैसे होंगे, एक्यूट एंगल। कैसे होंगे, एक्यूट एंगल, यानी कि ये दोनों एंगल 90 से छोटे होने हैं, जिनको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक, आप सुनिए आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया भाई ऐसे। अब मैंने ये लिया, यहाँ पे देखिए, तो यानी आप जानते हैं कि सबसे बड़ी जो साइड होती है, ये सबसे बड़ी साइड है, तो उसके सामने का एंगल भी सबसे बड़ा होगा। यानी इस तरह देखिए, जैसे ये था, मान लिया ये एंगल था 30 डिग्री। ठीक है, ये एंगल कितना था 30 डिग्री। अब मैंने इस एंगल को बढ़ा दिया, बढ़ाएंगे कैसे, देखो कितना कर दिया मान लिया। ठीक है, तो देखिए ये एंगल मैंने कितना कर दिया 45, तो ये साइड भी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, या इसको मैं अगर छोटा करना चाहूँ, एंगल को छोटा करना चाहूँ, देखो 15 डिग्री कर दिया, 15 डिग्री कर दिया, तो क्या होगा, ये साइड भी छोटी हो जाएगी। यानी आपको ये भी ध्यान रखना है, जो बड़ी साइड होती है या बड़ा एंगल होता है, बड़े एंगल के सामने की साइड भी बड़ी होगी, छोटे एंगल के सामने की साइड भी छोटी होगी। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये तो 90 है, बाकी दो एंगल इससे बड़े तो हो नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 90 के सामने वाला हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनियस, जिसको कर्ण बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, तो 90 के सामने वाली साइड हमेशा सबसे बड़ी होगी, और जिसको क्या कहेंगे हम, हाइपोटेनियस, चाहे जो एंगल आप कंसीडर कर रहे हैं। अब देखिए एंगल से रिलेटेड इसमें क्या कम्युनिकेशन आती है, क्या दिक्कतें आपको आती हैं। देखिए सपोज करो मैंने ये एंगल लिया है थीटा, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है फाई, दो एंगल अपनी मर्जी से कोई भी मान लिए हैं। ठीक है, और ये एंगल क्या है मेरा 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो आप देखिए जब मैं अगर थीटा को सोच रहा हूँ, थीटा को लेके कोई भी कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ, तो मुझे ध्यान रखना है थीटा को लेके अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। थीटा एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, और एंगल से लगी हुई साइड एडजेसेंट साइड टू द एंगल इज बेस, हमेशा ये ध्यान रखना है। अब ये मैंने किसके लिए लिया, थीटा के लिए, ये क्या हो गया, इसको नाम दे देता हूँ मैं जरा, ABC। ठीक है, तो थीटा जब कंसीडर कर रहे हैं, जब थीटा हम ले रहे हैं तो उसमें AB हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ठीक है, और BC क्या हो गया, बेस, ये क्या हो गया, बेस। ठीक है, इस तरह से। लेकिन जब मैं देखिए स्टूडेंट, अब हम दूसरा चीज़ देखने वाले हैं। अभी हमने थीटा लिया था, ठीक है, अब हम क्या लेने वाले हैं, फाई लेने वाले हैं। अब देखिए दूसरा एंगल आप ले रहे हैं फाई, तो देखिए फाई के सामने वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, और फाई के दूसरी साइड वाले एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी बेस। तो देखिए क्या है, इसमें अंतर क्या हुआ, और ये हाइपोटेनियस, यानी कि हाइपोटेनियस दोनों केसेस में सेम रहता है, चाहे एक्यूट एंगल ये ले चाहे ये वाला ले, हाइपोटेनियस सेम रहेगा, क्योंकि 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल है, तो उसके सामने की चीज़ जो सामने की साइड है वो सबसे बड़ी ही रहेगी। बट अब देखिए फाई जब ले रहे हैं, यानी जब आप फाई लेते हैं तो आपकी जो AB साइड है, AB साइड ये है, वो बेस का काम करती है, और आपकी जो BC साइड है वो काम करती है अब आपका परपेंडिकुलर का। ठीक है, किसका काम करती है, परपेंडिकुलर का। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो एक कदम आपका खिसकना भारी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको तो आपको याद ही रखना है कि थीटा के सामने वाली या जो एंगल के सामने की साइड होती है उसको हमेशा हम क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। तो इसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ करता है, तो आपको ये कन्फ्यूजन अपने दिमाग से निकाल के बाहर फेंक देना है बिल्कुल। ठीक है, तो आप उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अगर आपको नोट करने में दिक्कत होती है आप पॉज करके वीडियो या स्क्रीनशॉट लेके उसको सेव कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं फिर से, या वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं। ठीक,
अब देखिए एक चीज़ आती है, वाई वी आर स्टडिंग ट्रिग्नोमेट्री, हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, व्हाट इज़ द एम, क्यों हमको पढ़ाया जा रहा है इतना सब कुछ ये। तो देखिए क्या होता है, सपोज करो ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये कोई बिल्डिंग है, यहाँ पे कोई बंदर बैठा है, बंदरिया बैठी है या बगल वाली छत पे, ठीक है, कोई बैठा है या बैठी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो इसको देखिए, आपको पता होता है नॉर्मली ये भाई ये बगल वाले पड़ोसी का घर है, ये हमारा घर है, ठीक है, इस तरह से। तो आपको पता होता है कि भाई उनका घर, हमारा घर लगभग 10 मीटर की दूरी पे है या 20 मीटर की दूरी पे है, ठीक है, ये मान लिया जैसे 20 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे कोई बैठा है, बैठी है, बंदर बंदरिया कोई बैठा है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको पता लगाना है यार कितनी हाइट पे होगा, यानी मैं चढ़ने की अगर कोशिश करूँ यहाँ पे तो मुझे कितना चढ़ना पड़ेगा, ठीक है, यानी कोई एक आइडिया लगाना चाह रहे हैं आप। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको बस पता होना चाहिए, डिस्टेंस आपको पता है, बस आपको ये एंगल पता होना चाहिए और आप बता सकते हैं कि ये कितनी हाइट पे है, ठीक है, या किसी बिल्डिंग की हाइट आपको मेजर करनी है, नापनी है, तो आपको बस क्या पता होना चाहिए। देखिए आपकी गर्दन है अभी स्ट्रेट है, सीधे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप देख रहे हैं, जैसे आप एंगल ऐसे गर्दन ऊपर उठाते हैं तो आपकी गर्दन ऊपर किसी एंगल पे घूम जाती है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए ये एंगल कितना है, जो कि आप आसानी से मेजर कर सकते हैं। देखिए तो अगर ये एंगल आपको पता है थीटा और ये डिस्टेंस आपको पता है, बेस पता है कितनी दूरी पर हम हैं, तो आप ये पता लगा सकते हो कि भाई इसकी हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसी प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देती है, इसलिए ये हम सब कुछ इतनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं, इतनी तिगड़म लगाने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम एक नया टॉपिक शुरू करने हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये नया टॉपिक है इसका। तो देखिए क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में आई है अभी, रेशियोज, उसके रेशियो क्या होते हैं। तो देखिए क्या होता है, जो डेफिनेशन है पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसका मीनिंग समझते हैं, कैसे हम न्यूमेरिकल में उसको इस्तेमाल करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो देयर आर सम रेशियोज, वो कह रहा है कि देयर आर सम रेशियोज, कुछ रेशियो होते हैं, अनुपात होते हैं, यानी ए बाई बी की फॉर्म में ऐसे कुछ लिखने वाले हैं, ए डिवाइड बाई बी या बी डिवाइड बाई सी या सी डिवाइड बाई डी, कुछ ऐसा हम लिखने वाले हैं। देयर आर सम रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल, यानी कि एक ट्राइंगल आप मान लीजिए, ये एक ट्राइंगल है, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, ठीक है। और कैसा होना चाहिए, राइट ट्राइंगल कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल। तो कह रहा है देयर आर सम रेशियो, कुछ रेशियोज होते हैं ऑफ साइड, और रेशियो किसके होंगे, साइड्स के, जैसे ए बाई बी, ए बी डिवाइड बाई बी सी या ए सी डिवाइड बाई ए बी, ऐसे करके, ठीक है। तो देयर आर सम रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल के साइड्स के कुछ रेशियो होते हैं विद रेस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल, और किसके रेस्पेक्ट में, किसको लेकर, थीटा को, एंगल को लेकर। जैसे ये एंगल हो गया, एक्यूट एंगल लेने हैं, कौन से एंगल लेने हैं, एक्यूट। देखिए यहाँ पे लिखा विद रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल्स, ठीक है। तो कुछ रेशियो आएंगे ए बाई बी या बी बाई सी, कुछ ऐसे रेशियो आएंगे, और किसके रेस्पेक्ट में, केवल और केवल एक्यूट एंगल्स के रेस्पेक्ट में, और उन रेशियो को कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उन रेशियो को कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखिए ये रेशियो होते कैसे हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो पाए जाते हैं, ठीक है। ये होता है कोसाइन, कोसाइन, ठीक। तो देखिए क्या होता है, जैसे एक ट्राइंगल ले लेते हैं हम, ये हमने एक ट्राइंगल ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ये दिया ए बी सी, ये एंगल आपका 90 हो गया, बाकी के 2 एंगल एक्यूट हैं, तो इसको एंगल बोल दिया ए, इसको एंगल बोल दिया सी, ठीक है। तो इस ट्राइंगल के बेसिस पे हम कुछ फाइंड करने वाले हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो कैसे निकाले जाते हैं, तो साइन को बोला कैसे जाता है, स्पीक जब आप करेंगे तो ऐसे बोलेंगे, साइन ऑफ एंगल ए, यानी आपसे कहा जाएगा साइन ऑफ एंगल ए की वैल्यू निकालो, तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख देते हैं, साइन ए इक्वल टू, ठीक है। तो साइन ए, तो इस एंगल के साइन की वैल्यू निकालनी है, किस एंगल के लिए, ए एंगल के। तो ए एंगल ये है, तो आपको ध्यान रखना है, पहले कुछ फॉर्मूला है वो ये ध्यान रखने आपको, साइन ए की जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो देखिए ए एंगल है, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो ये बी सी साइड, तो ये हो गया आपका बी सी डिवाइड बाय हाइपोटेनियस कौन सा हो गया, तो ये 90 है, तो हाइपोटेनियस तो हमेशा यही रहेगा, ठीक है। हाइपोटेनियस चेंज नहीं होने वाला है, यानी परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज होते रहते हैं डिफरेंट एक्यूट एंगल के लिए, ठीक। तो देखिए क्या हो गया, हाइपोटेनस क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया इसका ए सी। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, साइन के लिए साइन ए हो चाहे साइन सी हो चाहे साइन डी हो, कुछ भी हो, फॉर्मूला तो यही रहेगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, बस ये वैल्यू चेंज हो जाया करेंगी, बी सी और ए सी, यानी एंगल सी के लिए कुछ और। देखिए जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, तो साइन एंगल सी
ठीक है। साइन सी की वैल्यू कितनी होगी, देखिए एक एग्जांपल में दे रहा हूँ आपको, साइन सी, तो सी के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी डिवाइड बाय, ठीक है, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ए सी। तो देखिए इस तरह, ठीक है। तो साइन ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर फॉर्मूला वही रहेगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, बस वैल्यू चेंज हो जाया करेंगी अकॉर्डिंग टू द एंगल। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब आगे चलते हैं, दूसरा कोसाइन, और देखिए ये याद कैसे रखना है उसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई जाएगी। कभी आपको ये लग रहा हो कि भाई ये पता नहीं क्या क्या है, ठीक है, कैसे याद रखेंगे, तो शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई जाएगी अभी, ठीक है। पहले आप बेसिक समझ लीजिए कहाँ से आते हैं, कैसे जनरेट हुए हैं, ठीक। कोसाइन, तो कोसाइन को ऐसे लिखते हैं, कॉस ऑफ एंगल ए इक्वल टू कॉस ए इक्वल टू, तो कॉस का जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो देखिए कॉस ए किस एंगल के लिए ले, ए, तो ए के लिए बेस क्या है भाई, ये तो परपेंडिकुलर है एंगल ए के लिए, और ये क्या है बेस, तो ये हुआ ए बी डिवाइड बाय हाइपोटेनियस कितना हुआ ए सी, ठीक है, क्या हुआ ए बी डिवाइड बाय ए सी। तो ए एंगल के लिए बेस क्या हुआ ए बी, हाइपोटेनस क्या हुआ ए सी, इस तरह। तो ये फॉर्मूला दूसरा आपको याद रखना है। तीसरा, ठीक है, टेंजेंट को ऐसे लिखते हैं टेंजेंट, ठीक है, इक्वल टू, ठीक। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। अब देखिए क्या है, टेन के लिए फिर इसको ऐसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम टेन ए इक्वल टू, टेन का फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, टेन का जो होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर कौन सा है बी सी, बेस कौन सा है ए बी, तो इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। सिमिलरली कोसेक के लिए, कोसेक का भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो इसको बोलेंगे कोसेक, सॉरी इसका होता है कोसेकेंट, पूरा नाम होता है कोसेकेंट, ऐसे बोला जाता है, और कोसेक ए इसका याद रखना है आपको। तो इसका जो फॉर्मूला होगा कोसेक का हाइपोटेनियस डिवाइड बाय आपका हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर, ठीक। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया, हाइपोटेनियस मतलब ए सी डिवाइड बाय, ठीक है, परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, परपेंडिकुलर फिर से हो गया आपका बी सी, ठीक। एंगल ए के लिए सारी वैल्यू ले रहे हैं, फिर है सेकेंड, तो सिमिलरली ऐसे इसको लिखेंगे सेक ए इक्वल टू, अब इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा हाइपोटेनियस डिवाइड बाय बेस, यानी कि ये हो जाएगा ए सी डिवाइड बेस, बेस क्या हुआ ए बी, ठीक है। उसी तरह कोटेंजेंट यानी इसको बोलते हैं कॉट ए, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, यानी कि ये बन जाएगा आपका ए बी डिवाइड बाय बी सी, ठीक है। तो इस तरह से, तो देखिए बेसिकली आपको जो याद रखना है ये, ठीक है, आपको जो बॉक्स में बंद किया है मैंने, साइन ए डिवाइड बाई पी अपॉन एच, ये सब चीज़ें आपसे बहुत ही कम पूछी जाएंगी, ठीक है, किताबों में या कभी कभी बोलने में ठीक ठाक लगती है। बाकी जो न्यूमेरिकल सॉल्व हमारे होने वाले हैं और नॉर्मल हम जो बोलेंगे वो इसी तरह से बोला करेंगे, इसी तरह से यूज किया करेंगे। ये जो वैल्यू है ए बी सी डी, भाई ये तो चेंज हो जाएंगी, कल को आपको ट्राइंगल देगा क्या पी क्यू आर ट्राइंगल देगा, तो ये सारी वैल्यू तो चेंज हो जाएंगी ना, ए बी बी सी सी डी इस तरह से चेंज हो जाएंगी। अब आपको क्या रखना है याद, ये। अब देखिए इसको याद कैसे रखना है, रिमेंबर कैसे रखना है, तो वो हम आपको बताने वाले हैं अभी। देखिए बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा आपको देखिए क्या हुआ, नई चीज़ें सिखाई जा रही, नए कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा हजम होने में टाइम लगे, ठीक है। जब नई चीज़ खाते हैं कोई तो हजम होने में टाइम लगे, लेकिन ये गारंटी है एक बार आपको अगर ये हजम हो गया तो फिर इतना आनंद, इतना रस आपको आने वाला है इसमें, ठीक है, आप बिल्कुल उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो देखिए थोड़ा आगे चलते हैं इसमें। अब देखिए क्या है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं साइन ए, आपको बेसिकली याद क्या रखना है, साइन ए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब ये देखिए कोसेक ए, ठीक है, कोसेक ए क्या है, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, यानी ये दोनों चीज़ों क्या है, एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, उल्टी हैं, ठीक है। तो ऐसी देखिए साइन और कोसेक ये एक दूसरे के रिवर्स हैं। उसके बाद आप देखिए टैन और कॉट, ठीक है, और उसी तरह देखिए आप कॉस और सेक, ये एक दूसरे के उल्टे हैं। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको याद करने वाली नहीं पड़ेंगी। अब देखिए मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं इसको कैसे याद रखूँगा। तो देखिए स्टूडेंट, इन रेशियो को हम लोग याद कैसे रखेंगे, तो याद कैसे रखना है आप लोगों को, देखिए पहले ऐसे टेबल बना लेंगे पी बी बी एच एच बी, ठीक है। तो
तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे साइन, फिर उसके बाद लिखेंगे कॉस, फिर उसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पे टेन, ठीक है, ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे चौक को क्या हो गया भाई, ठीक है, इस पे बाद लिखेंगे सेक और इसके बाद लिखेंगे कॉट, ठीक है। तो देखिए क्या है, ये जो फॉर्मूला में लिखे हैं साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इसी सीक्वेंस में आप लिख लीजिएगा साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ठीक है, ऐसे आपने लिख लिया। अब देखिए आपको याद कैसे रखना है, PBB, यानी ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो देखिए बहुत सारे टीचर्स या बहुत आसानी से कोचिंग में आपको जो बताया जाता है PBP है HHB, तो इसका मीनिंग जो बताया जाता है आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ऐसे करके याद रख सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। या और कोई जैसे कि पापा बोले पप्पू हम हैं वे, ठीक है, पापा बोले पप्पू हम हैं वे, ठीक है, तो यानी पापा पप्पू से क्या बोले, हम हैं वे, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो या और कोई ट्रिक जो आप अपने आप से बना सकते हैं, खुद से याद रख सकते हैं, आपको लगता है कि वो आसान होगा तो वैसे आप रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक। तो देखें जब हम साइन की बात करेंगे तो साइन क्या होगा, P/H, साइन की वैल्यू क्या होगी P/H, यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। कॉस की वैल्यू क्या होगी, ये देखिए बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, तो देखिए क्या था कॉस बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। इसी तरह टेन की वैल्यू आप देखेंगे P डिवाइड बाई B, यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, इस तरह से। और जब कोसेक की बात करेंगे तो इधर से चलेंगे, ये लो कोसेक, देखो कोसेक हाइपोटेनियस डिवाइड बाई, ठीक है, हाइपोटेनियस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, तो इस तरह से। और इसी तरह से आपका सेक और इसी तरह से आपका कॉट, ठीक है। तो कुल मिला के ये वैल्यूज आपको याद करनी है, ठीक है, सीक्वेंस साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ठीक है। और इस तरह से पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले ऐसे याद रख सकते हैं, या पापा बोले पप्पू हम हैं वे, ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। या और भी कोई ट्रिक जो आप चाहें अपनी मर्जी से कुछ भी तरह याद कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये अल्टीमेटली याद होना चाहिए, आपको किसी भी तरीके से रिमेंबर करना है। और एक बार जब ये रिमेंबर हो जाएगा फिर आप देखिएगा कितनी आसानी से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लगा पा रहे हैं, कितनी आसानी से सोल्व कर पा रहे हैं। अब देखिए एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, इस टेबल से आपको क्या क्लियर हो रहा है। देखिए जैसे साइन A की वैल्यू आ रही है, साइन की वैल्यू क्या आ रही है P डिवाइड बाई H, और कोसेक की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है, H डिवाइड बाई P। तो आप देख नहीं पा रहे हैं, देखिए दोनों चीज़ क्या है, एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, जस्ट इधर P बाई H इधर H बाई P। तो यानी ये जो साइन है ना, साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल हैं। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं साइन A इक्वल टू 1 कोसेक A, ठीक है, आप इस तरह से कह सकते हैं। या आपके पास ये भी फॉर्मूला बन जाएगा साइन A इंटू कोसेक A इक्वल टू 1, ऐसे कह सकते हैं। यानी अल्टीमेटली आपको जो याद रखना है, रिमेंबर रखना है, वो क्या रखना है, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसी तरह कॉस और सेक, इसी तरह टेन और कॉट, ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक चीज़ और लिख दे रहा हूँ, साइन इक्वल टू साइन A इक्वल टू 1 कोसेक A, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कोसेक A इक्वल टू 1 साइन A, ठीक है, दोनों तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक वैल्यू ये हो गई। इसी तरह से आप लिख सकते हैं कॉस A इक्वल टू 1 सेक A, और इसी तरह से टेन A इक्वल टू 1 कॉट A, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, साइन कॉस और टेन, यानी किसका किससे क्या रिलेशन होता है, ये वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आसानी से याद भी हो जाएंगी। एक बार कोशिश कीजिएगा यहाँ से, ठीक है, इस तरह से याद कीजिएगा तो जब बहुत ही आसानी से आपको याद होने वाली हैं, ठीक है। तो ये उम्मीद है आपको ये टेबल समझ में आएगी कैसे आपको याद करनी है। हाँ, ये गारंटी है कि आपको ये अगर याद हो गया एक बार तो फिर देखिएगा हम कैसे कितनी आसानी से न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। आगे तो देखिए स्टूडेंट, अभी तक हम ये देख चुके हैं साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, रिवर्स होते हैं। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, ऐसी कॉस और सेक होते हैं, ऐसी टेन और कॉट होते हैं। अब देखिए एक फॉर्मूला और मैंने लिखा है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। देख लेते हैं इसको। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, देखिए यहाँ से देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू P डिवाइड बाई B,
यानी tan को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका tan थीटा का फॉर्मूला। इसके बाद देखते हैं क्या ये sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा के इक्वल आ रहा है। तो देखिए sin थीटा क्या होता है, P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस डिवाइड बाय, ठीक, cos थीटा की वैल्यू देखिए क्या होती है, B डिवाइड बाई H, यानी कि बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, ऐसे है। तो क्या ये वैल्यू सेम आएंगे। अब देखिए एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर कहीं पे लिखा है A डिवाइड बाई B डिवाइड बाई C डिवाइड बाई D ऐसे लिखा है, तो आप उसको कर देंगे A डिवाइड बाई B और D डिवाइड बाई C। ठीक है, इस तरह से A डिवाइड बाई B डिवाइड बाई C डिवाइड बाई D ऐसे लिखा हुआ है, तो आप उसको A बाई B को ऐसे ही रखा रहने देंगे और नीचे वाला जो पार्ट है उसको रिवर्स कर देंगे ऐसे, यानी मल्टीप्लाई में आ जाएगा वो। ठीक, या कभी कभी आपको ऐसे देता है कि A डिवाइड बाई C डिवाइड बाई D ऐसे, तो आपको ये किस तरह सॉल्व करना है। देखिए इसका मतलब ये हुआ A डिवाइड बाई 1 और C डिवाइड बाई D। ठीक है, तो ये फिर से हो जाएगा A डिवाइड बाई 1 इंटू D डिवाइड बाई C, इस तरह से। ठीक है, कभी कभी आपको ऐसे भी दे देता है A डिवाइड बाई B डिवाइड बाई 3, तो देखो 3 के डिवाइड में तो कुछ नहीं है, ये है जैसे A डिवाइड बाई B और डिवाइड में क्या है 3, तो 3 के डिवाइड में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे आप A डिवाइड बाई B और इंटू 1 डिवाइड बाई 3, तो यानी ये क्या हो जाएगा, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, इनमें कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आंसर मैच नहीं करता हम लोगों का। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जिन लोगों का नोट नहीं हुआ वो पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है, या वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो हम यहाँ पे कर रहे थे डिस्कस tan थीटा इजिकल टू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो देखिए इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं P डिवाइड बाई H और इसको H डिवाइड बाई B। ठीक है, तो H से H कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा P डिवाइड बाई B। तो देखिए P डिवाइड बाई B, ये tan थीटा की हमने वैल्यू लिखी थी और ये साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है। तो इससे साफ साफ क्लियर हो जाता है आप लोगों को कि tan थीटा इजिकल टू क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। और ये देखिए tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, अभी नई नई ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करें, बिल्कुल नया टॉपिक है, इससे पहले आप लोग कभी नहीं पढ़े हैं इस टॉपिक को। ठीक है, तो थोड़ा स्टार्टिंग में हजम करने में थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये हजम होगा तो आगे बहुत ही ज़्यादा आनंद आने वाला है आपको। फिर से दोहरा रहा हूँ मैं यही बात। देखिए इस तरह से ये फॉर्मूलेज हम याद करते हैं। अब देखिए एक नई चीज़ और सीखेंगे अभी। ठीक है, एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं। नई चीज़ क्या कह रही है हमारे लिए, कह रही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर सेम फॉर सेम एंगल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर सेम फॉर सेम एंगल्स। इस बात का क्या मीनिंग निकलता है, तो मीनिंग समझिए आप। सपोज करो अभी तक मैं ट्रायंगल लेता था ऐसे, मैंने ट्रायंगल लिया, इसका नाम रखा A, इसका नाम रखा B, इसका नाम रखा C। ठीक, सपोज करो मैं ये एंगल ले रहा था, ये 90 डिग्री है। ठीक है, मैं ये एंगल लेता था, तो देखिए क्या करता था, जैसे मैं लिखता था, सपोज करो मैं साइन थीटा लिख रहा हूँ। ठीक है, या ऐसे ले लो tan ले, कौन सा ले लें, tan ले लेते हैं। ठीक है, tan इसको मान लो थीटा, तो सपोज करो मैं tan थीटा लिखता था, तो tan थीटा को क्या लिखता था मैं, परपेंडिकुलर यानी कि BC डिवाइड बाय, ठीक है, BC डिवाइड बाई AB, इस तरह से मैं लिखा करता था। अब देखिए मैंने इस लाइन को, इसको C को इधर लिख दिया, थोड़ा आगे बढ़ा दिया ऐसे, चौक को क्या हो गया भाई। ठीक है, तो मैंने इसको आगे बढ़ाया ऐसे, इस लाइन को भी आगे बढ़ाया, तो देखिए एंगल वही है, सेम लाइन जा रही है, तो एंगल की वैल्यू तो भाई सेम रहेगी। ठीक है, और देखिए इसको नाम दे दिया मैंने क्या, P क्यों मत दीजिए, ये दीजिए MR। ठीक है, तो देखिए अब इसके लिए देखिए tan थीटा बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए वैल्यू देखिए, तो tan थीटा परपेंडिकुलर कितना होगा, ये हो गया अब, यानी कि MR डिवाइड बाय बेस कितना हो गया आपका AR। ठीक है, इस तरह से हो गया, यानी कि
अगर इन लाइंस को आप सेम रेशियो में बढ़ाते चले जाए, रेशियो सेम रहना चाहिए, एंगल चेंज अगर नहीं हुआ तो कह रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर सेम फॉर सेम एंगल। अगर एंगल सेम है तो इनका ये देखिए परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है। यानी कि एंगल अगर चेंज नहीं हो रहा है तो उनके परपेंडिकुलर बेस या परपेंडिकुलर हाइपोटेनस सभी का रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा, चाहे आप उसको कितना भी बढ़ा लें, चाहे आप उसको कितना भी घटा लें। यानी ट्रायंगल को कितना छोटा कर लीजिए, कितना बड़ा कर लीजिए, अगर एंगल सेम है तो ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा जितनी भी वैल्यूज हैं ये चेंज नहीं होने वाली, ये कांस्टेंट रहने वाली हैं। ये आपसे कहना चाह रहा